सुप्रभात बच्चों, आप सभी का अपनी संस्कृत की कक्षा में स्वागत है। आज आप सभी अपने पाठ्य पुस्तक रुचिरा के तृतीय पाठ को पढ़ेंगे। यह तृतीय पाठ का चौथा वीडियो है, अर्थात भाग 4। आपके पाठ का शीर्षक है स्वावलंबनम। पिछली कक्षा में आपने स्वावलंबनम पाठ का अभ्यास कार्य किया था, जिसमें हमने प्रश्न संख्या 1 से 4 तक किया था। आज की कक्षा में आप स्वावलंबनम पाठ का अभ्यास कार्य करेंगे, प्रश्न संख्या 5 से लेकर के 7 तक। प्रश्न संख्या 5। चित्रं दृष्ट्वा मंजुषातः पदानि च प्रयुज्य वाक्यानि रचयत। चित्र को देख करके मंजुषा से पदों को प्रयोग करके वाक्य की रचना करें। आपको चित्र देखना है और मंजुषा से पदों को प्रयोग करना है और वाक्य का रचना करना है। यहाँ आप चित्र में देखिए 3 तरह के चित्र हैं। पहला चित्र में एक किसान दो बैल की मदद से खेत को जोत रहा है। दूसरे चित्र में 2 किसान खेत को खोद रहा है कुदाल की मदद से। तीसरे चित्र में 3 किसान हैं जो कि अनाज को रोप रहे हैं। अगर आप ध्यान से देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको एक वचन, द्विवचन और बहुवचन इसका प्रयोग दिख रहा है। अब हम पहले मंजुषा के शब्दों को समझेंगे। कृषकः, कृषकौ, एते, धान्यम, एषः, कृषकः, एतौ, क्षेत्रं, कर्षति, कुरुतः, खनन कार्यं, रोपयन्ति। यह आपके मंजुषा के शब्द हैं। इन शब्दों में आप देखेंगे कि कुछ शब्द हैं जो एक वचन, द्विवचन और बहुवचन के हैं। पहले हम उन शब्दों को अच्छे से समझ लेते हैं। एषः, एतौ, एते। मंजुषा में ये तीनों शब्द आए हैं। पहले इन तीनों शब्दों का अर्थ क्या है हम यह समझेंगे। एषः, एषः मतलब यह। एतौ, एतौ मतलब यह दोनों। एते, एते का मतलब हुआ ये सब। यहाँ पे आपका मंजुषा में शब्द आया है कृषकः, कृषकौ, कृषकः। कृषकः मतलब एक किसान, कृषकौ मतलब 2 किसान और कृषकः मतलब अनेक किसान, 3 या 3 से ज़्यादा बहुवचन में। अब अगर आप यहाँ पे वाक्य बनाएंगे तो वाक्य में तो आप ये बोलेंगे यह किसान, तो क्या होगा एषः कृषकः, यह दोनों किसान। दूसरे चित्र में एतौ कृषकौ, ये सब किसान। एते कृषकाः, आपके आधे आधे वाक्य तो अभी ही बन गए। मंजुषा में जो अन्य शब्द हैं अब उसके अर्थ को समझेंगे। आप यह 6 शब्द के मतलब तो समझ गए, एषः, एतौ, एते, कृषकः, कृषकौ, कृषकाः। इसके अलावा जो मंजुषा में शब्द हैं वो हैं धान्यम। धान्यम मतलब अनाज, अनाज को। क्षेत्रम, क्षेत्रम मतलब हो गया खेत, खेत को। कर्षति, कर्षति आपका क्रियापद है। कर्षति मतलब होता है जोतता है। ये एक वचन में है, जैसे पठति, धावति, हसति, गच्छति, वैसे ही कर्षति। कुरुतः, कुरुतः क्री धातु से है। करोति, कुरुतः कुर्वन्ति। तो कुरुतः मतलब करते हैं, 2 के लिए बोला जा रहा है, ये द्विवचन में है। कुरुतः करते हैं, जैसे कि आपका पठतः, चलतः, हसतः, गायतः, तो वैसे ही कुरुतः। खनन कार्यम, खनन कार्य मतलब खोदने का कार्य। रोपयन्ति, रोपते हैं। रोपयन्ति ये भी क्रियापद है, ये बहुवचन में है। आपको पता है जैसे पठन्ति, हसन्ति, गच्छन्ति, गायन्ति, वैसे ही रोपयन्ति, रोपते हैं। मंजुषा में आए सभी शब्दों का अर्थ आपको मालूम चल गया। अब हम वाक्य का निर्माण करेंगे। पहले वाक्य में क्या है, यह किसान खेत को जोतता है। सिंपल वाक्य।
यह का संस्कृत हुआ एषः, कृषकः किसान का, कर्षति आपको पता है एषः कृषकः ये भी एक वचन है और कर्षति ये भी एक वचन है। तो यह किसान कर्षति जोतता है। किसको जोतता है? खेत को, क्षेत्र। एषः कृषकः क्षेत्रम कर्षति। दूसरा चित्र देखिए, दो किसान हैं तो क्या हो जाएगा दो किसान का? एतौ कृषकौ। दो किसान क्या कर रहे हैं? कुछ तो यहाँ पे द्विवचन में कौन सा क्रियापद है? कुरुतः। तो मेरा वाक्य क्या बनेगा? एतौ कृषकौ, ये दोनों किसान कुरुतः करते हैं। क्या करते हैं? क्या कर रहे हैं? खनन कार्यम, खोद रहे हैं ना कुदाल से, तो खनन कार्यम कुरुतः। तीसरा चित्र देखिए, तीसरे चित्र में आपको तीन किसान हैं बहुवचन में, तो क्या हो जाएगा? एते कृषकः। क्या कर रहे हैं? रोप रहे हैं। रोपयन्ति, रोपयन्ति भी आपका क्रियापद है बहुवचन में। एते कृषकः रोपयन्ति, क्या रोप रहा है किसान? सारे किसान क्या रोप रहे हैं? अनाज को। तो अनाज को क्या हो गया? धान्यम। एते कृषकः धान्यम रोपयन्ति। तीनों चित्र में देख के आपने तीन वाक्य बनाए और इस वाक्य बनाने में आपके मंजूषा के सारे शब्दों का प्रयोग हो गया। प्रश्न संख्या 6। अधोलिखितान समयवाचकान अंकान पदेषु लिखत। नीचे लिखे गए समयवाचक अंकों को पदों में लिखो। नीचे आपको अंक में समय दिया हुआ है, जैसे कि 10:30, 7:02:30, उसको आपको पद में लिखना है। मतलब आपको उसका, जैसे कि जब 7 होता है, 7 होता है तो हम क्या बोलते हैं? 7 बज गए, या फिर 7 o'clock, वैसे ही। पहला है आपका 10:30। संस्कृत में इसको क्या कहेंगे? 10:30 बुक में, बहुत सारे बुक में बच्चे यहाँ पे 12 लिखा हुआ है, 10:30 का, वो गलत है। मैं यहाँ पे जो बता रही हूँ आप यहाँ पे देखिए उसको। यहाँ पे 10:30 का होगा, 10 बजने का होगा 10 10 बजे 10 सार्ध आधा, आधे के साथ तो क्या हो गया? सार्ध। तो 10:30। 7 का सप्तवादनम। अगर 7:30 होता तो क्या होता? 7:30 2:30 का क्या हुआ? 2:30। अगर केवल 2 बजता तो क्या होता? 2:00। बच्चे यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे द्वि आप ऐसे भी लिख सकते हो, ये भी सही है और ये भी सही है, ठीक है। आप द्वि ऐसे भी लिख सकते हो और या फिर आप द्वि ऐसे भी लिख सकते हो, ये आपका दोनों सही है। तो 2:30 का क्या हुआ? 2:30। 11 बजने का क्या हुआ? 11:00। 4:30 का क्या हुआ? 4:45। अगर केवल 4 बजता तो क्या होता? 4:45। लेकिन 4:30 हुआ है, 30 बढ़ गया है, तो 4:45। 1:30 का क्या हुआ? अगर केवल 1 बजता तो क्या होता? 1:15। लेकिन 1:30 का क्या हो गया? 1:30। 5 बजे को क्या लिखेंगे? पंचवादनम। और अगर मान लीजिए 5:30 होता तो क्या होता? 5:30। 3:30 का क्या है? 3:30। अगर केवल 3 बजता तो क्या होता? 3:00। 9 बजे का क्या हुआ? 9:00। अगर यहाँ पे 9:30 होता तो क्या होता? 9:30। 12:30, 12:30 का क्या हो गया? 12:30। अगर केवल 12 होता तो क्या होता? 12:00। बच्चों यहाँ पे भी 12 है,
द्वा आप ऐसे लिख सकते हैं। ये भी आपका सही है और ये भी सही है। यहाँ पे जो आपका जो द्वा आया है, ये द्वा ऐसे भी लिखा सकता है और ये द्वा ऐसे भी लिखा सकता है। तो 12:30 का क्या हुआ? सार्ध द्वादश वादनम। 8 बजे को क्या कहेंगे? अष्टवादनम। अगर 8:30 होता तो क्या होता? सार्ध अष्टवादनम। सार्ध फिर अष्टवादनम। 7:30 का क्या हुआ? सार्ध सप्तवादनम। तो ये आपका समय हो गया। समय में केवल आपको क्या बताया गया है? 5, 5:30, 10, 10:30। अभी आपको 10:15 मतलब 10:15 या 10:45 अभी इसका नहीं बताया गया है। अभी आपको बस यही 2 याद करने हैं। एक सिंपल जैसे 6 बज गया, 7 बज गया, 8 बज गया वो, और एक 7:30, 8:30, 9:30 इसका। तो इन दोनों को आप अच्छे से करोगे, कॉपी में अच्छे से समझोगे। ये आपका इम्पॉर्टेंट है, आपके एग्ज़ाम के लिए भी ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। प्रश्न संख्या 7। मंजुषातः पदानि चित्वा रिक्तस्थानानि पूरयत। मंजुषा से पदानि, पदानि मतलब पद, पद को चित्वा चुन करके रिक्त स्थानों को पूरयत पूरा करें, रिक्त स्थानों को भरें। पहले जो मंजुषा में शब्द हैं पहले हम उसको भरेंगे। हमेशा ध्यान रखेंगे जब भी मंजुषा का प्रयोग आएगा हम कभी भी डायरेक्ट सीधे क्वेश्चन पे नहीं पहुंचेंगे। पहले हम मंजुषा के शब्दों को पढ़ेंगे और कोशिश करेंगे कि हम उनको समझ लें। षड, षड मतलब पता है आपको? 6। त्रिंशत, त्रिंशत मतलब 30। एक त्रिंशत, 1 और 30 कितने हो गए? 31 मतलब 31। द्वौ, द्वौ मतलब क्या हो गया? 2 मतलब 2। द्वादश, द्वादश मतलब कितना हो गया? 12। द्वा और 10, 2 और 10 12, 12। अष्टाविंशति ही, अष्टा मतलब 8, विंशति मतलब 20, तो क्या हो गया? अष्टाविंशति ही मतलब 28। अब आपका यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, ऋतवः भवन्ति। ऋतवः मतलब ऋतु, मौसम, भवन्ति मतलब होते हैं, मौसम होते हैं। कितने मौसम होते हैं? तो होते हैं, संस्कृत में बोला जाता है षड ऋतवः भवन्ति, 6 ऋतुएं हैं। यह 6 ऋतुएं होती हैं जो संस्कृत में बोली जाती हैं कि वसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत, शिशिर। तो कितनी ऋतुएं हैं? षड ऋतवः भवन्ति। मासाः भवन्ति, महीने कितने होते हैं? मासा मतलब महीना, भवन्ति मतलब होता है। तो साल में कितने महीने होते हैं? सबको पता है, द्वादश, 12। 12 को क्या बोलेंगे संस्कृत में? द्वादश। तो आपका कितना महीना हुआ? द्वादश। एकस्मिन् मासे, एक मास में, एक मंथ में, खाली स्थान अथवा खाली स्थान दिवसा भवन्ति। एक मास में इतना अथवा इतना दिन होता है, या तो 30 दिन होते हैं या तो 31 दिन, तो या तो 63 या फिर 31। फरवरी मासे सामान्यतः खाली स्थान दिनानि भवन्ति। फरवरी मास में सामान्यतः इतने दिन होते हैं। कितने दिन होते हैं फरवरी मास में सामान्यतः? अष्टाविंशति, 28। 29 भी होता है बच्चे, लेकिन 29 कब होता है? लीप ईयर में, हर 4 साल के बाद। ठीक है, जैसे कि अभी 2020 है तो ये आपका लीप ईयर था। यहाँ पे फरवरी कितना था? 29 डेज का था। अब कब आएगा लीप ईयर? आपका 2024 में। मम शरीरे, मेरे शरीर में, हस्तोस्त, हाथ हैं। कितने हाथ हैं? 2। तो यहाँ पे क्या होगा? 2। 2 का क्या हो गया संस्कृत? द्वौ। यहाँ पे फिर वही बात है बच्चे कि द्वौ आप ऐसे भी लिख सकते हैं और द्वौ आप ऐसे भी लिख सकते हैं। द्वादश आप ऐसे भी लिख सकते हैं और द्वादश आप ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ठीक है बच्चों, आपका ये पाठ समाप्त हुआ। प्रश्न आपको समझ में आ गए? जो ना समझ में आए वो आप मुझसे बात करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद।